बजट 2024 देखने के बाद नीतू खंडेलवाल ट्विटर पर लिखती हैं, गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिली रिबेट। गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को मिली रिबेट। मिडिल क्लास वाले तुम टीवी देखो, मिडिल क्लास वाले तुम टीवी देखो, तुम्हें मिली डिबेट। कुछ भी। अरे यार एडिटर, तुम क्या कर रहे हो यार? यहां मैं शेर और शायरी की बात कर रहा हूं, तुम यहां सुअरपना ले आ रहे हो इसके बीच में। अरे इतने सालों से हम बजट देखते हैं, इतने बजट आए, इतने बजट गए, लेकिन ऐसा बजट ना देखा। आम बजट में क्या होता है? विपक्ष उसकी निंदा करती है, सत्ताधारी पार्टी उसके समर्थक बजट को 10 on 10 देते हैं। वेरी नाइस बजट, वेरी बेस्ट बजट। लेकिन यह बजट आम बजट नहीं था, ये तो आम आदमी को खाने वाला बजट था। ऐसा बजट कि भक्त मंडली भी फक-फुक पर उतर आई। और बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन बोले तो क्या बोले, अपने आंसू पीने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। देखो, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। क्या कर दिया निर्मला ताई ने ऐसा कि लेफ्ट राइट सेंटर सब दुखी हैं, सब सरकार को गाली दे रहे हैं। क्यों इस बजट को नीतीश नायडू बजट बुलाया जा रहा है? कैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने मिडिल क्लास को एक हाथ में 2 रुपए थमाए, दूसरे हाथ से 4 रुपए छीन भी लिए? और अच्छे पॉलिसी मूव्स हुए, ऐसी बात नहीं है, हमें दिखने को मिला। एंजल टैक्स पर फैसला, कॉर्पोरेट टैक्स, रीओपनिंग ऑफ टैक्स असेसमेंट केसेस, अच्छी बातें भी हुई हैं, लेकिन इस सब पर पानी फिर गया कैपिटल गेन्स टैक्स और इंडेक्सेशन पॉलिसी के चलते। और कैसे फिर से देखिए कि देश के जो सुपर रिच हैं, सरकार के फंदे और टैक्स के फंदे पर फिर से बच गए। बजट 2024 में आपके लिए ऐसा क्या है, और यह बजट मिडिल क्लास के लिए इतना कड़वा क्यों है, जानते हैं आज के देशभक्त एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। शायद 10 साल बाद पहली बार सरकार ने कम से कम यह तो माना कि देश में एफडीआई इनफ्लो और जॉब क्रिएशन प्रॉब्लम है। देशभक्त ये बात जानते हैं, ये सवाल हम उठाते आए हैं, लेकिन अब सरकार की डेस्परेशन साफ दिख रही है। हुआ यूं कि बजट से पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को टेबल किया गया और इसमें प्रस्ताव रखा गया कि हम चाइना से, जी हां, चाइना से और भी पैसा लें, चाइना से एफडीआई ले, चाइना के यूनिट्स, उनकी फैक्ट्रीज यहां खड़ा करें, ताकि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो चाइना के साथ डायरेक्ट इंपोर्ट, डायरेक्ट बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, वो इंडिया से सामान ले। हालांकि कंपनी चाइना की ही होगी। गजब प्लान है ये। गजब की स्ट्रेटेजी इसलिए अपनाई जा रही है, इन डेस्परेशन अपनाई जा रही है, क्योंकि एफडीआई इनफ्लो हमारे देश में 16 साल में सबसे कम अब हो चुकी है। और अब चाइना की हमें चाटनी पड़ेगी, ये हमने भी कभी ना सोचा था। देश की एफडीआई हालत इतनी खराब है और जॉब क्रिएशन की हालत उससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने यह बात भी मान ली है कि विकसित भारत का सपना अब आसान नहीं होने वाला है। सर्वे में साफ साफ बात सामने रख दी गई है कि कंपनियां प्रॉफिट तो ताबड़तोड़ कमा रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही हैं। और जॉब क्रिएशन उनका बॉटम लाइन होना चाहिए। सरकार उनको देख रही है कि वो कितने जॉब्स बना रहे हैं। इस जॉबलेस ग्रोथ को रोकना पड़ेगा, और उसके लिए यह इकोनॉमिक पॉलिसी कह रही है कि सिर्फ मोदी सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सेंटर है, स्टेट है, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको साथ में आना पड़ेगा। एक ट्राइपार्टाइट कॉम्पैक्ट, एक अंडरस्टैंडिंग बनाना होगा जिससे देश में जॉब्स बढ़ें। और शायद पहली बार एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट में सोशल मीडिया का भी जिक्र किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, सेडेंटरी हैबिट्स, अनहेल्दी खाने की वजह से हमारे देश की प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है। बात तो सही है, इसलिए हमने पिछले एपिसोड में भी आपको इस बात के लिए आगाह किया था कि बिग बॉस जैसे डस्टबिन शोज, एल्विश यादव जैसे सांपों को देखना बंद करो, अपने समय का बेहतर उपयोग करो, नहीं तो आपका भी भविष्य इन महाशय जैसा हो जाएगा। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बजट से पहले एक बात तो सबको साफ हो गई थी कि सरकार की भी बोलती बंद हो चुकी है। जहां तक जॉब क्रिएशन का मामला है, वहां सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम अब बन चुका है कि शायद किसी भी पार्टी के पास इसका कोई सिंपल जवाब या सोल्यूशन नहीं है। और आम इंसान को टैक्सेस तो देना ही होगा, साथ ही साथ आम इंसान को, आपको और हमें जॉब्स के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको अपने फ्यूचर की, जॉब की, पर्सनल ग्रोथ की परवाह है, तो सरकार नहीं, एआई पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। एआई को समझने के लिए एक 3 घंटे का यह चैट जीपीटी और एआई का यूनिक मास्टर क्लास आपको बहुत मदद कर सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। ये होता तो एक पेड मास्टर क्लास है, लेकिन क्योंकि ये आज हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो पहले 1000 लोग जो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे, उनके लिए यह मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री है। एआई की मदद से आप अपने आप को, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। एआई की मदद से स्मार्ट जॉब हंटिंग कर सकते हैं, यूनिक हाईली अपीलिंग रिज्यूमेस बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं।
अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं ये सब करके। तो आप अगर टेक से हो या नॉन टेक सेक्टर से हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, फाउंडर, फ्रीलांसर, ये वर्कशॉप सबके लिए है। देशभक्त पर खुद हमने इस वर्कशॉप पर बेनिफिट किया है। एआई की छाप आपको हमारे एपिसोड्स पर भी दिखेगी। आपके प्रोसेसेस के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। 10 लाख लोगों ने ये वर्कशॉप ऑलरेडी अटेंड किया है, उससे बेनिफिट किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है और पहले 1000 व्यूअर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जॉब से ही। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, स्टैंड अप इन इंडिया, जुमला इन इंडिया के बाद सरकार को अब 2024 में समझ में आ चुका है कि जॉब्स क्रिएट अगर नहीं करेंगे, नौकरी अगर नहीं देंगे, तो अगली बार इलेक्शन में खत्म, टाटा गुड बाय हो जाएगा। इसीलिए 3 इनिशिएटिव्स हैं जॉब के लिए जो बजट में अनाउंस किए गए, 3 स्कीम्स। स्कीम ए जो फॉर्मल सेक्टर में फर्स्ट टाइम जॉब पाने वाले युवकों के लिए बनाया गया है। 1 महीने की पगार उन्हें मिलेगी सरकार की तरफ से 15,000 रुपए तक 3 इंस्टॉलमेंट्स में। यह 10 लाख युवकों को लाभ देगा, उन्हें जॉब मार्केट की तरफ ले जाने की कोशिश में। स्कीम बी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स है, जिससे वो और लोगों को नौकरी दे। 30 लाख लोगों को बेनिफिट करेगा ये वाला स्कीम और ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के माध्यम से लोगों को खाते में पैसा जाएगा। स्कीम सी रोजगार देने वालों के लिए है। सरकार 3,000 रुपए प्रति माह 2 साल के लिए हर नए एम्प्लॉय को देगी और एम्प्लॉयर का जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है उसे सरकार रीइंबर्स करेगी, जिससे एम्प्लॉयर पर लोड कम हो और वो इंकरेज हो कि भाई और लोगों को नौकरी दी जाए। आपको क्या लगता है, क्या इन स्कीम से नौकरी की जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटीज है, वो बढ़ेंगी, या आने वाले सालों में फिर से 10 खाली पोस्ट के लिए 10,000 लोग सीवी लेकर पहुंच जाएंगे? कमेंट्स पे लिखकर बताइएगा। और हो सकता है सरकार जॉब्स पर थोड़ा और ज्यादा फोकस करती, कुछ और बड़े प्लान्स बनाती, कुछ और पैसा लगाती, लेकिन गद्दी भी तो बचानी है। इसीलिए बजट 2024 नीतीश नायडू बजट बन गया। वैसे तो इलेक्शंस हरियाणा और महाराष्ट्र में आने वाले हैं, लेकिन शायद उतने पैसे थे नहीं सरकार के पास, तो फोकस जेडीयू और टीडीपी को खुश रखना, एनडीए सरकार को बचाना। आंध्र प्रदेश को बजट में मिलता है 15,000 करोड़ रुपए। आने वाले 1 साल में आगे और भी पैसा मिलेगा। ग्रांट फॉर बैकवर्ड रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश और पोलावरम डैम प्रोजेक्ट के लिए अलग फंड्स की भी बात की गई है। बिहार को ढेर सारा प्यार। निर्मला सीतारमण जी ने नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान कर दिया बिहार के लिए। 26,000 करोड़ रुपए बिहार हाईवेज के लिए, जैसे पटना पूर्णिया, बक्सर भागलपुर और बोध गया दरभंगा एक्सप्रेसवे। यानी कॉन्ट्रैक्टर्स के तो अच्छे दिन, आज तो पार्टी हो रही होगी कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पर। अब इस सब के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि सरकार के हाथ तो पहले से ही बंद है। और जीएसटी के तो हाल ऐसे हैं कि सरकार बोलती है जीएसटी कलेक्शन डेटा पब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो समाधान वही जो सालों से चलता आया है, मिडिल क्लास को और निचोड़ो, उनकी और अच्छे से लो। हमारे टैक्स रेट अब फर्स्ट वर्ल्ड से भी बहुत जगह ज्यादा हो चुके हैं और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है वो थर्ड वर्ल्ड से भी बदतर है। अगर 2 सवाल पूछ लिया तो भाई गो टू पाकिस्तान ट्रोल्स बोल देंगे, या तो फिर शर्मा जी के अंकल बोल देंगे, है वही वाला लाइन, सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। हर साल बेचारा मिडिल क्लास का बंदा सोचता है कि इस साल तो झोली में कुछ तो मिल जाएगा, कुछ राहत मिलेगी, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सरकार भी करती है काम, लॉलीपॉप थमा देती है, मीडिया बोलती है मास्टर स्ट्रोक, मिडिल क्लास हैप्पी हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो लॉलीपॉप में भी बहुत सारा झोल है। इस साल लॉलीपॉप का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम वालों के लिए, जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 रुपीज बना दिया गया है और डिडक्शन और फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स वो 15,000 से इनहैंस करके 25,000 कर दिया गया है। नए टैक्स स्लैब अनाउंस किए गए हैं, थोड़ा बहुत फेरबदल करके। 0 to 3 lakhs nil, 3 to 7 lakhs 5%, 7 to 10 lakhs 10%, 10 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakh 20%, above 15 lakh 30% स्लैब। निर्मला ताई का कहना है कि इस सब से 17,500 रुपए तक की बचत हो सकती है। वो मैक्सिमम है, वो डिस्काउंट होता है ना, अप टू 50% ऑफ। अब अगर 17,500 रुपए भी है तो उसमें भी खजाना तो ना मिल जाएगा, लेकिन एक प्लस पॉइंट जरूर है कि सरकार ने फाइनली टैक्स टेररिज्म रोकने के लिए रीअसेसमेंट केसेस को ओपन करने के लिए 3 साल का एक टाइम लिमिट लग दिया है। माने ये नहीं है कि कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर आकर आपका पुराना केस खोल दे। तो लगता है कि सरकार को यह बात तो समझ में आ गई है कि यह मिसयूज होता है। अगर 3 साल से पुराना रिटर्न रीओपन करना है, कार्यवाही करनी है, तो यह दिखाना होगा कि आपने 50 लाख से ऊपर का इवेजन किया हुआ है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है। ये वो टैक्स है जो स्टार्टअप कंपनीज को इन्वेस्टर से मिलता था। सरकार ने कहा इसको भी निचोड़ते हैं। इस पर भी लगाया गया था एक बहुत भारी भरकम टैक्स, लेकिन लगाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए।
हुआ ये कि हमारे छोटे मोटे जो स्टार्टअप्स थे उनका गला घोट दिया सरकार ने। चलो अच्छी बात है कि सरकार को समझ में आ गया कि वो बस अगर बाजू हट जाए, अगर लोगों के काम में बाधा ना दे, फिर देखो इंडियन बिजनेसमैन पूरे दुनिया पर राज करेंगे। आज जो बिजनेसमैन सक्सेसफुल है ना, वो डिस्पाइट द गवर्नमेंट है, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब तो लेकिन ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिला इस सब के बीच में? अच्छा चलो ठीक है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया, अब तो अपेक्षा ही नहीं रही, आदत सी पड़ गई है कि कुछ ना मिलेगा। लेकिन ये छीना छपटी तो बंद करो, जो छोटा मोटा है उसको भी ले लोगे क्या? इन्वेस्टर्स के बुरे दिन आए जब बजट में निर्मला सीतारमण ने 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ऑल फाइनेंशियल एसेट्स की घोषणा कर दी, इंक्लूडिंग इक्विटी। ये 10% हुआ करता था और अब ये अपेक्षा की जा रही है कि ये रेट और भी बढ़ता रहेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, माने एक साल से कम में जो आप प्रॉफिट कमाते हो, वो 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया। साथ ही साथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रांजैक्शन 0.02% बढ़ा दिया फ्रॉम 0.01%। ये सब इसलिए क्योंकि सरकार कह रही है देखो देखो, पैसे तो हमारे पास बहुत है, हम जो मार्केट्स है ना कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रही हैं, उसे ठंडा करने की जरूरत है, शांत करने की जरूरत है, इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। सोचो अगर ये लॉजिक में लगाओ तो सरकार खुद ही समझ रही है कि मार्केट जो इतना ऊपर जा रही है, सेंसेक्स जो 80,000 क्रॉस करके बैठी हुई है, उसके पैर नहीं है खड़े होने के लिए, लेकिन मार्केट अपने ही बबल जोन में, अपने ही यूनिवर्स में चली गई है। लेकिन इसको करके ना निर्मला ताई का मन नहीं भरा, इतना भी होता तो समझ में आता। गोल्ड, रियल एस्टेट जैसे एसेट क्लासेस पर इंडेक्सेशन हटा दिया। एक तरीके का इनहेरिटेंस टैक्स मोदी सरकार ने आज लागू कर दिया है। जिस इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में मोदी ने लोगों को डराया था कि कांग्रेस अगर पावर में आएगी, अगर चुनाव जीतेगी, तो ऐसा एक इनहेरिटेंस टैक्स लगा दिया जाएगा। आज मोदी सरकार ने वही काम कर दिया है। सोचो कि आपके पिताश्री ने 15 लाख रुपए का एक छोटा सा घर खरीदा, आज 30 साल बाद वो प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई होगी 1.5 करोड़ रुपीस मान लीजिए। आज अगर आप कल तक अगर आप उसे बेचने जाते तो 30 साल का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता, लेकिन अब पूरा का पूरा आज के डेट का 1.5 करोड़ पर ही टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। सरकार को लगता है कि इससे रियल एस्टेट स्पेकुलेशन कम होगा, लेकिन होगा यूं जैसा कि हमेशा होता है कि इससे कैश कंपोनेंट डील्स में फिर से बढ़ जाएगा और जो ट्रांसपेरेंसी करने की एक चेष्टा चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। दुख की बात यह है कि मोदी सरकार बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े देशों को छूना तो दूर लाल आंख तक नहीं दिखा सकती है। प्रूफ देता हूं, हमें मालूम है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी वाली देश बन चुके हैं। अगर आप पेरू, येमेन जैसे छोटे मोटे देश हटा दो, 1% जनसंख्या 40% संपत्ति कंट्रोल करती है। और अगर इसमें मैं सुपर रिच की बात करूं तो वो तो अपने ही यूनिवर्स पर काम करते हैं, लेकिन उनको कोई छू तक नहीं सकता है कि एक सुपर रिच टैक्स लगा दें, एक सुपर रिच सेस लगा दें। चलो ये बात तो ठीक है, छोड़ो, चाइना की बात कर लेते हैं। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक और मिलिट्री खतरा है चाइना, पाकिस्तान नहीं, चाइना। पाकिस्तान का तो हम हैंडपंप वैसे में ही उखाड़ देते हैं किसी दिन पर, लेकिन मोदी सरकार का जो चाइना प्रेम है वो खत्म ही नहीं होता है। पहले तो आप इंपोर्ट बढ़ा रहे हो, $100 बिलियन का सामान इंपोर्ट कर रहे हो, फिर चाइना को बुला रहे हो, एफडीआई उनसे मांग रहे हो, चाइनीज को बुला रहे हो कि आइए हमारे यहां काम करिए, उनको आसान वीजा भी दे रहे हो। चाइनीज कंपनी को जो जिनको बैन किया था वो अब अंबानी के साथ हाथ मिलाकर पूरे देश में एंट्री मार रहे। क्यों? हमारे पास गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी भी नहीं है, ये रॉकेट भी नहीं बना रहे हैं, ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी चाइनीज कंपनी चाहिए। वही चाइना जो हमारे जवानों को मारता है, हमारे सीमा में घुसता है, वैसे तो फौजी के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन बजट आते समय डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के नाम पर मिलता है चवन्नी और बाबाजी का ठुल्लू। तो चाइना को आप कैसे हराओगे जब आप उनको इनवाइट कर रहे हो, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं रहे हो, चाइना पे डिपेंडेंसी खत्म करने की जगह और ज्यादा बढ़ा रहे हो। गजब की हिपोक्रेसी चल रही है। और आने वाले दिनों में बजट से और भी ऐसे फर्जीवाड़े निकलेंगे, जैसा कि 1 करोड़ युवाओं को फॉर्चून 500 कंपनीज में इंटर्नशिप कराया जाएगा, सरकार 5,000 रुपए का अलाउंस भी देगी। पूरे दुनिया में मैथ्स कर लीजिए, फॉर्चून 500 कंपनीज 3 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय भी नहीं करती है पूरे दुनिया में, और एक देश में ये फॉर्चून 500 कंपनीज 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप देगी। अरे ये सब वैसे में भी सवाल कौन पूछेगा 2 महीने बाद, तब तक एक नया जुमला तैयार हो जाएगा, इसको भूल भी जाएंगे। लेकिन आप अपने करियर और आप अपने जेब की रखवाली करो, क्योंकि सरकार उन दोनों चीजों को बर्बाद करने पर तुली हुई है।